सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान को अपनी इकनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए मजीद और नई इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। दीगर ममालिक का ताउन और इन्वेस्टमेंट्स हासिल करने के लिए मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, तुर्किया और अफगानिस्तान के लिए कायम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से मुलाकातें भी की गई हैं। तरक्याती एजेंडे के तहत मुलाकात का मकसद IMF और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ ताउन को मजबूत करना भी था। साथ ही IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करते हुए पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग को भी सेफ करना था। पाकिस्तान के पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ 10 साला कंट्री पार्टनर फ्रेमवर्क के जरिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का इरादा है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के फ्लैगशिप रेकोडिक प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल क्लोजर जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। पाकिस्तान की जानिब से इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात में ISDP के पोर्टफोलियो पर अमल दरामद को तेज करने के इक़दामात के साथ M6 मोटरवे की फाइनेंसिंग की मंजूरी, पोलियो के खात्मे की कोशिशों और ऑयल फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स में मजीद ताउन पर बातचीत हुई है। इस्लामी तरक्याती बैंक ने मुस्तकबिल में ताउन और पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए एक नया कंट्री एंगेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार करने पर इत्तेफाक किया है। वाशिंगटन में IMF के डायरेक्टर से मुलाकात में पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स पर पेशरफ का इरादा जाहिर किया है। वफ्द के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर गुफ्तगू के साथ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रखने पर इत्तेफाक भी किया गया है। पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रेजिलियंस हब के क़याम की हिमायत करते हुए तरक्की पजीर ममालिक के लिए एनवायरमेंटल फाइनेंसिंग पर जोर दिया। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात में पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स और अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की तकमील को खुशाइन करार दिया गया। अमेरिकी महकमा खजाना के हुकाम से मुलाकात में पाकिस्तान की माशी बुनियादों और रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट के साथ वर्चुअल असासों की रेगुलेशन से मुतालिक रेगुलेशन मुकम्मल होने पर भी बात हुई। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी कंपनीज को ऑयल, गैस, मिनरल्स, एग्रीकल्चर और IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ऑफर्स दी गई हैं। पाकिस्तान अब इस मौके के इंतजार में है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग्स में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस और डेवलपमेंट पार्टनर से राब्ते मजीद बढ़ाए जा सकें, जहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट के मौके और पाकिस्तान में रिफॉर्म्स के लिए फाइनेंशियल ज़रूरियात पर भी अपनी बात तमाम आलमी इदारों के सामने रखी जा सके। ऑफर्स पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान US बिजनेस काउंसिल में इन्वेस्टर्स के सामने रखी गई हैं। इन ऑफर्स को किस तरह से वेलकम किया गया है, हम बात करेंगे। फारूक तिरमिज़ी साहब जो हमारे माशियात हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पर जब हमने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना, वो तो बड़ा हौसला अफजा था कि वो अमेरिकन कंपनीज के साथ ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन हो। इवन उन्होंने तो इतनी आगे की बात कह दी कि उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया को ये सारा तेल फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करे। देखिए, मैं आपको डोंट मीन टू डिस्करेज, लेकिन सीधी बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो कि पाकिस्तान में दहाइयों से बैठे हुए हैं, अगर हम उनकी ज़रूरियात को नहीं देखेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ कि यार GlaxoSmithKline जो है, ठीक है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी पाकिस्तान में एक कंपनी लगाई हुई, उन्होंने फैक्ट्रियां पाकिस्तान में लगाई हुई हैं, अद्वियात बहुत ज़रूरी पाकिस्तानियों को फराहम करते हैं और सस्ते दामों बेचते हैं। उस कंपनी को जब डिविडेंड पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अपनी पेरेंट कंपनी को जब वापस भेजना था, तो 125 रुपए का जब डॉलर था उस वक्त उन्होंने नहीं भेजने दिया, और जब 275 का हो गया तब जाके उन्होंने उसको भेजने दिया। अच्छा, लेकिन फारूक साहब, अभी हमने लास्ट मंथ ही देखा, सितंबर के स्टार्ट में बीजिंग में एक B2B कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ 7-8 अरब डॉलर के जॉइंट वेंचर्स, MOUs, एग्रीमेंट्स वगैरह हुए। चला MOUs को साइड भी कर दें तो जॉइंट वेंचर्स की भी उसमें चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इरीगेशन सेक्टर में एक चाइनीज़ कंपनी 70 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। दीगर सेक्टर्स में भी इस वक्त वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ी है पाकिस्तान में, तो ये इन्वेस्टमेंट तो हम देख रहे हैं कि जी देखिए, सऊदी इन्वेस्टमेंट कुछ हद तक आ सकती है, कुछ एक आध चाइनीज़ कंपनीज शायद आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो उनको कम से कम ये भरोसा होता है कि हम हुकूमत पाकिस्तान से अपना जो है वो कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती करके निकलवा सकते हैं, क्योंकि उनके और मसाइल होते हैं। जो आम अमरीकी कंपनी होती है उसके अमरीकी हुकूमत के साथ उसके इस तरह के ताल्लुकात नहीं होते कि वो अपनी हुकूमत से कहें कि इस हुकूमत गैर मुल्की हुकूमत पर दबाव डालो कि हमारे पैसे निकलवाओ, ठीक है। तो उस वजह से जो बड़ा पैसा है वो अभी भी जो है वो साइडलाइंस पे रहेगा, जब तक कि हम अपने जो इन्वेस्टर से हमने जो वादे किए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के कानून में अभी लिखा हुआ है, जब तक वो उस कानून पर हम अमल नहीं करेंगे, तब तक जो है वो इन्वेस्टर्स आके सिर्फ देखते ही रहेंगे और
चेक डालने को जो है ना बहुत कम लोग होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक तिरमिज़ी साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इनसे बात करेंगे कि अब वज़ीर ख़जाना का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त जो अमेरिका में मौजूद हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये हमारे वज़ीर ख़जाना तो यहाँ से ये भी कह के गए थे कि एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस भी वो प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जिस तरह पिछले महीने चाइना में हुई उस तरह की अगर अमेरिका में भी हो जाती है तो इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिकन इन्वेस्टर्स की इस वक्त कितनी दिलचस्पी है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में, खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में, माइंस एंड मिनरल्स में, आईटी सेक्टर में? बहुत टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से, खुद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी दिलचस्पी का इजहार किया गया था इन सेक्टर्स में। तो जी मैं तफरीक करता हूँ यहाँ पे जनरल इन्वेस्टमेंट में और सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में। देखिए जनरल इन्वेस्टमेंट तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, उसमें पाकिस्तान में जो बिजली के रेट हैं वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत हाई हैं। दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो लागू हो जाता है। तो जनरल इन्वेस्टमेंट तो मुझे जो क्लाइमेट है, जो स्ट्रक्चर है, वो कोई इतना आप समझिए कि उसमें इनकरेजमेंट कोई इतनी नज़र नहीं आती। अब आ जाए सेक्टर स्पेसिफिक के ऊपर। देखिए दो बड़े सेक्टर्स हैं, एक तो कॉपर का बहुत बड़ा सेक्टर है। अब हो ये रहा है कि पूरा यूरोप जो है वो 2030 में जीरो एमिशंस में चला जाएगा। चाहे आपने विंड टर्बाइन बनानी है, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हैं, आपने सोलर पैनल बनाने हैं, उनका बैकबोन जो है वो कॉपर के अंदर है। और जियोग्राफी ऐसी है, खुदा ने कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान को कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो वो बहुत सारी दुनिया की बड़ी कंपनीज, बड़े ममालिक जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो फेवरेबली कॉपर माइंस की तरफ और पाकिस्तान की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ जो है वो मजबूरन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व्स हैं, उनको ज़रूरत है, तो रिजर्व ने ज़रूरत को जो है वो पूरा करना होगा। इसी तरह जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कहलाते हैं, जिनसे दुनिया भर में ख़ासतौर में अमेरिका के अंदर जो उनकी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री चलती है, चाहे वो F-35 फाइटर तैयारा बनाना है, सैटेलाइट बनाने हैं, प्रिसिशन टारगेटेड एम्यूनिशन बनाना है, रेडार्स हैं, उनके पीछे जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स चलते हैं। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की जियोलॉजी है, जो पाकिस्तान की जियोग्राफी है, उसके हवाले से वो पाकिस्तान में कहा जाता है कि बड़ी तादाद में मौजूद है। तो ये दो सेक्टर्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी। कुछ हद तक वो उसमें इंटरेस्ट जो है वो शो होना नज़र आ गया है। ख़ास तौर पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी जो खरीदारी है वो आप समझिए कि सॉवरन यानी कि वो मुल्क करना चाहते हैं, यानी कि वो अमेरिका खुद करना चाहता है, वो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस करना चाहता है, वो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स एजेंसी जो है वो करना चाहती है। तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी हाई हो जाती है, यानी कि यहाँ तक कि वो अगले 10 साल की जो सप्लाई है उसको आपको मिनिमम फ्लो देने के लिए तैयार है, उसकी कीमत देने के लिए तैयार है, जिसके इर्द जो है वो फाइनेंसिंग बड़ी आसानी से जो है वो रेज की जा सकती है। तो जनरल इन्वेस्टमेंट में और सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में मैं समझता हूँ कि एक तफरीक करना जरूरी है। और फारूक साहब ये इन्वेस्टमेंट जो होगी, चलें अगर ये आती भी है सेक्टर वाइज, इसमें दिलचस्पी भी है, तो ये पाकिस्तान की जो आपका मुस्तकबिल है मईशत का, उसका दारो मदार ऐसा लग रहा है इन्हीं चंद सेक्टर्स पर अब होगा। बहुत ज़्यादा रिलाय हम इस पर कर रहे हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स एग्रीकल्चर का या टेक्सटाइल का, जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट के भी बड़े अहम हिस्से हैं, और अब ज़ाहिर अमेरिका हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट भी है, इनमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट इस वक्त हमें चाहिए? हमारा फोकस इस पर भी होना चाहिए, इन सेक्टर्स पर भी, या फिर ये आईटी, मिनरल्स और जो आने वाले टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर्स हैं बस इन्हीं पर हमें ज़्यादा फोकस रखना है? देखिए मैं समझता हूँ कि रियासत तो इस काबिल होती है कि एक से ज़्यादा सेक्टर्स के ऊपर फोकस जो है वो कर सकती है। टेक्सटाइल का सेक्टर का आपने जिक्र किया, वो पिछले 78 साल से हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका पूरा एक सप्लाई चेन है। आप समझिए कि कपास उगाई जाती है, फिर वो जिनिंग फैक्ट्रीज में जाती है, जिनिंग फैक्ट्रीज हमने बेशुमार लगा रखी हैं, फिर वहाँ से वो स्पिनिंग में जाती है जहाँ पे उनका सूत्र बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर वहाँ से वो वीविंग में जाती है, उसका कपड़ा बनाया जाता है, फिर वहाँ से वो रेडीमेड में जाती है। वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है और वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त तो हमारी तकरीबन 2/3 एक्सपोर्ट जो है
वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से ही आ रही हैं। लेकिन जो फ्यूचर जिन चीज़ों में नज़र आता है, जो फ्यूचर की इकॉनमी जाने वाली है, वो आप समझिए कि ग्रीन एमिशंस की तरफ जा रही है, वो कॉपर की तरफ जा रही है, ख़ास तौर पे जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो जा रही है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरफ जा रही है। उन दोनों का स्कोप पाकिस्तान में बेतहाशा है। अब डिपेंड करता है कि हमारी हुकूमत जो है वो किस किस्म के इक़दाम उठाती है, किस किस्म के स्टेप्स उठाती है ताकि उन दो सेक्टर्स को ऊपर भी फोकस आ सके, उन सेक्टर पे फोकस आ सके जिनकी फ्यूचर में डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली। और फारूक साहब, हमने पिछले महीने चाइना में एक B2B कॉन्फ्रेंस देखी, उसके बड़े पॉजिटिव आउटकम्स आए। 7-8 अरब डॉलर के MOUs गवर्नमेंट लेवल पर कोट किए गए कि MOUs भी हैं, जॉइंट वेंचर्स भी हैं, एग्रीमेंट्स भी हैं। और अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि शायद अमेरिका में भी इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस हो। अब इन दोनों की आपस की जो टेंशन है वो भी दुनिया के सामने इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान के इन दोनों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। अब ये बैलेंस रखकर चलने की कितनी अहमियत है और किस तरह से पाकिस्तान को इन दोनों को आगे लेकर चलना होगा? देखिए, पहली बात जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि पिछले 78 साल में जो डिप्लोमेटिक पेडिस्टल है, जो सफारतकारी के हवाले से जिस स्टेज पे इस वक्त पाकिस्तान बैठा है, ये पहले कभी 78 साल में नहीं देखी गई। आप सोचिए कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो सदर हैं अमेरिका के, वो डिनर्स के लिए बुला रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है। तो चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, जितनी सफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस मिल रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने जिन दो सेक्टर का जिक्र किया वो नए सेक्टर्स हैं, और अभी एटलीस्ट जो 3 सर्वे सामने आ रहे हैं। एक तो जियोलॉजिकल सर्वे, GSP पाकिस्तान का अपना सर्वे है, जायका वाले जापानीज हैं उनका भी सर्वे सामने आ रहा है, और फिर वो USGC कहलाता है जो यूनाइटेड स्टेट्स सर्वे जियोलॉजिकल सर्विस है, उनके सर्विस के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो इलाके हैं उनमें वो मादनियात मिल रहे हैं जिनकी के दुनिया को ज़रूरत होगी अगले आने वाले सालों के अंदर। तो आप अगर इन दोनों को जमा कर लें कि डिप्लोमेसी के हवाले से और फिर उसके साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के हवाले से, कॉपर के हवाले से, तो इन्वेस्टमेंट या अट्रैक्शन ऑफ कैपिटल पाकिस्तान में काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है मुझे। तो एक आखिरी सवाल फारूक साहब के, ये हमने भी सऊदी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया, उसमें हम ट्रेड के मामले में वहाँ भी बहुत पीछे हैं। हमारी टोटल एक्सपोर्ट 1 अरब डॉलर भी नहीं है। अमेरिका के साथ हम इस वक्त तारीख़ के बेहतरीन ताल्लुकात को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वहाँ भी हम जो टोटल हमारा ट्रेड है वो $7 बिलियन का है। तो इन ट्रेड फिगर्स को अब ये डबल करने का एक गोल्डन चांस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त हमारे पास मौजूद है इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए। देखिए, इस वक्त अगर सिर्फ हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर लें और सिर्फ अमेरिका की उसके साथ उसका ताल्लुक जोड़ लें, तो लगभग 8 से 10% GDP का ग्रोथ सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बुनियाद के ऊपर हासिल किया जा सकता है। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि अगर हम 350-400 अरब डॉलर की GDP पे बैठे हैं, तो कुछ ही सालों के अंदर उसके अंदर सालाना 35-40-45 अरब डॉलर की जो मल्टीप्लायर के साथ इफेक्ट आ सकता है, वो अगर इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट, अगर हम सीधी सिम्त में चलते रहें, तो फिर मुझे लगता है कि 10 से 15% GDP ग्रोथ सालाना सिर्फ और सिर्फ उन सेक्टर्स में से हासिल की जा सकती है। लेकिन अभी ज़ाहिर है कि उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, चूँकि ये जो सही से हम ये इसका फ़ायदा उठाने के काबिल होंगे वो 2027 के एंड तक या 2028 तक, अभी भी 1-2 साल हमें बड़े पेशेंस के साथ गुजारने पड़ेंगे। जी, बात दुरुस्त है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर, जैसे एंटीमनी की बात हो रही है, वो 3 से 6 महीने के अरसा उसमें दरकार होता है। अगर नियोडीमियम की बात कर रहे हैं या पेरिडीमियम की बात कर रहे हैं, जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनकी बेतहाशा ज़रूरत है, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर भी उसकी बड़ी डिमांड्स हैं। वहाँ पे 18 से 24 महीने, 18 से 36 महीनों के अंदर
जो है वो हम उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं कि वो जिसमें हम जियोलॉजी को आप समझिए कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद ने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एफबीआर ने सितंबर 2025 के लिए 1230 अरब रुपए की टैक्स वसूलियाँ की हैं, जबकि सितंबर के लिए टैक्स वसूलियों का जो टारगेट था वो 1368 अरब रुपए था। यानी एफबीआर को सितंबर में 138 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना रहा है। अभी ये पहला क्वार्टर गुजरा है और ये शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। अब एफबीआर को इस रवा माली साल की पहली छमाही यानी जुलाई से सितंबर 2025 के लिए मजमूई तौर पर 2886 अरब रुपए की वसूलियाँ हुई हैं, जो कि जो टारगेट है उससे खासी पीछे है। टारगेट रखा गया था 3080 अरब रुपए का कि इतनी टैक्स वसूलियां होनी और इस टारगेट तक पहुंचना है, लेकिन इसके मुकाबले में 194 अरब रुपए का ये शॉर्टफॉल सामने आया है। अब जो इब्तिदाई 2 माह हैं इस माली साल के यानी जुलाई और अगस्त, उसमें ये शॉर्टफॉल सिर्फ 56 अरब रुपए का था। सिर्फ सितंबर में 138 अरब रुपए के एक बड़े इजाफे के साथ ये शॉर्टफॉल बढ़कर अब 194 अरब रुपए का हो गया है। अब एक तरफ ये शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है, आखिर तक कहाँ पहुंच जाएगा, टैक्स टारगेट कैसे हासिल होगा, ये सिचुएशन, और फिर FPCCI और दीगर तंजीमों ने हुकूमत और एफबीआर हुकाम से मुतालबा किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जो आखिरी तारीख, जिसमें पहले ही 15 दिन की तौसी कर दी गई थी, उसमें अब मजीद 15 दिन की तौसी की जाए ताकि टैक्स पेयर्स को सहूलत फराम की जा सके और जो नॉन फाइलर्स हैं उनको भी फाइलर बनने का मौका मिल सके। FPCCI की जानिब से एफबीआर से मुतालबा किया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी जाए, इस माह के आखिर तक कर दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकें। टैक्स पेयर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को दरपेश चैलेंजेस में अहम मालियाती दस्तावेज़ात के हुसूल में ताख़ीर, एफबीआर के पोर्टल पर टेक्निकल जो इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो अब उन इशूज़ को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। एफबीआर अब तक ये चीज़ आसान क्यों नहीं कर पाया, लोगों के लिए थोड़ी सी रिलीफ वाली सिचुएशन अभी तक क्यों नहीं हो सकी है। टैक्स पेयर्स को अभी भी ये चैलेंजेस दरपेश रहते हैं। जो फाइलर बनना भी चाहता है वो भी एक मुश्किल प्रोसीजर की वजह से उनकी भी हौसला शिकनी होती है। तो अब ये सूरत हाल ओवरऑल कैसे बेहतर होगी और ये शॉर्टफॉल खासतौर पर किस तरह से कवर अप होगा, इस पर हम बात करेंगे। ज़ीशान बर्शन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये पहले क्वार्टर में ही हम ऑलमोस्ट 200 बिलियन का इस वक्त शॉर्टफॉल लेकर बैठे हुए हैं, तो ये मजीद जब 3 क्वार्टर्स मुकम्मल होंगे तो एक बार फिर पिछले साल वाली सिचुएशन हो सकती है, हमें टारगेट को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। पहले हम एम्बिशियस टारगेट रखते हैं, फिर बड़े बड़े शॉर्टफॉल सामने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बिल्कुल सही बताया कि ये शॉर्टफॉल अभी 3 महीने में इतना हो गया, तो आगे चल के ये शॉर्टफॉल बढ़ेगा। बुनियादी वजह है, अगर हम इसको बिल्कुल कॉमन एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो जब ग्रोथ रेट ही नहीं है आपका, जब ग्रोथ ही नहीं हो रही, जब बिजनेसेस काम ही नहीं कर रहे, तो जब कमाएंगे नहीं तो टैक्स कैसे देंगे? क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में जो इन्हिसार है वो टैक्स पे है और ख़ास तौर पे एडवांस टैक्स पे है। तो जब बिजनेस नहीं चल रहा होगा तो एडवांस टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। जब बिजनेस कमाएगा नहीं, क्यों नहीं कमाएगा? कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो EOP या पार्टनरशिप फर्म जिसको आप कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, उसका इस वक्त इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 50% है। अगर वो 1 करोड़ रुपए सालाना कमाता है, यानी 9 लाख रुपए महीने अगर कोई भी बिजनेस कमा रहा है, तो उसे आधे यानी 4.5 लाख रुपए टैक्स पे दे देना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो ये जो जब टैक्स रेट्स हाई होते हैं तो उसकी वजह से जो है फिर टैक्स की चोरी होती है, और ये दुनिया का फिनोमेना है। जितना आप टैक्स रेट दुनिया में हायर साइड पे ले जाएंगे उतनी ही टैक्स की चोरी होगी। या तो एक ये बात हो नज़र आ रही हो कि हमें जो है टैक्स के एवज में कोई फैसिलिटीज़ जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ है, अगर वो मिल रही हो तो लोग टैक्स शायद दे भी दें, लेकिन एजुकेशन भी खुद करनी है, हेल्थ भी खुद करना है, स्कूल की जो है सारी फीसें महंगी वो देनी है, फिर पानी भी ख़रीदना है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, फिर बिजली भी नहीं है, फिर गैस भी नहीं है। तो सवाल बहुत सारे क्रिएट होते हैं। ये एक बुनियादी एक हाउस होल्ड के घर के लेवल से अगर आप समझना चाहिए, आपके व्यूअर्स जब इसको सुनेंगे तो उनको ये समझ में आएगी कि जब काम ही नहीं चलेगा, कारोबार ही नहीं चलेगा, जब इंसान कमाएगा ही नहीं, तो टैक्स कहाँ से देगा? तो ये शॉर्टफॉल है। और मुझे ये समझ में आता है कि चूंकि एफबीआर का फर्स्ट क्वार्टर में टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होता है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ कोइंसाइड कर रहा होता है और एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट भी होती है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जो टैक्स आता है वो तकरीबन
7 से 8% जो है वो आता है, जो टैक्स कलेक्शन आता है। लेकिन चूंकि इस वक्त टैक्स रिटर्न्स बहुत कम जमा हुए हैं, तो उस वजह से भी ये एक डिप नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये आपको कलेक्शन थोड़ी बेहतर नज़र आए, लेकिन फिल वक्त जो है ये कलेक्शन कम इसीलिए नज़र आ रही है कि बिजनेस नहीं चल रहा। चाहे आप देखें ना, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही कोई। जो बिजनेसेस चल रहे हैं बस वो चल रहे हैं किसी भी तरीके से, अपनी कॉस्ट को किसी ना किसी तरीके से वो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन स्पार्क हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन स्पार्क होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म होगी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी तो जो भी चीज़ चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको जो है कुछ ना कुछ सहूलियात देनी चाहिए। इस वक्त तो कोई भी चीज़ उनको मिल ही नहीं रही है, उनसे सिर्फ उनकी जेब से सिर्फ निकाले ही जा रहे हैं सर, उनको दिया कुछ नहीं जा रहा। लोगों के रिफंड्स फंसे हुए हैं, लोगों की जो है दूसरी चीज़ें भी फंसी हुई हैं। यानी टैक्स सिस्टम में जो भी है, इन शॉर्ट वो ये सोच रहा है कि मैं क्यों टैक्स सिस्टम में हूँ, क्योंकि जो टैक्स सिस्टम में नहीं है वो खुश है। तो अब जिशान साहब, ये ज़ाहिर है टैक्स रेट बढ़ते बढ़ते सैलरी क्लास के लिए ऑलमोस्ट 45% और बिजनेस क्लास का भी आपने हाईलाइट किया कि 50% तक पहुंच गया है। ये जो टैक्स नेट को बढ़ना था वो तो इस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ रहा जिस स्पीड से रेट बढ़ रहा है। अब ये खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में 50% को भी एक्सीड ना कर जाए टैक्स नेट को, तो हम वहीं अभी तक उसी पुरानी पोजीशन पर ही देख रहे हैं। देखिए, ये दुनिया का फिनोमेना है कि आप जितना भी टैक्स रेट, जब भी टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा, नहीं आएंगे ना कोई आपके सिस्टम में। वो क्यों? अब आप मुझे बताइए ना, आप अरबाब साहब बताइए कि आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं और मैं आपसे कहूँ कि 50 रुपए टैक्स दे दो, आप क्या कीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं देंगे 50 रुपए, क्योंकि 50 रुपए के बाद आपको एजुकेशन, हेल्थ, खाने पीना, पेट्रोल, ये सब खुद खरीदना है ना, सारी चीजें आपको उसके अलावा भी खरीदनी है। और उन चीजों पे भी सेल्स टैक्स है, ये जितनी चीजें हमें बाकी खरीदनी है। अभी उस एस्पेक्ट में तो हम आए नहीं है कि वो सेल्स टैक्स है, और वो उसको भी हमें वो भी नहीं मिलता वापस, क्योंकि हम एंड कंज्यूमर्स हैं, तो हमारे जेब से तो सिर्फ निकल ही रहा है। तो अगर आप इसको एक मुआवजा करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे पेट्रोल पे आप टैक्स दे रहे हैं लेवी की सूरत में, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आप टैक्स दे रहे हैं, गैस बिल पे आप सेस दे रहे हैं, तो आप तो हर चीज पे टैक्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो यानी कारोबार तो चलाना, सर्वाइवल, इस वक्त सर्वाइवल का बड़ा मसला है, बहुत बड़ा। क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहा है, क्योंकि आपके मुल्क में चीजें सही नहीं चल रही, सिस्टम्स ठीक नहीं है, पॉलिसीज बदल जाती हैं, आप टैक्स के निज़ाम को हर साल बदल देते हैं, आप हर साल कोई नई टिंकरिंग करते हैं, आपकी कोई इंडस्ट्री की कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, जिस तरह से आपकी टैक्स की पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, इंडस्ट्री सेक्टर की पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। तो जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वहाँ बिजनेसेस नहीं चल सकते, वहाँ बिजनेसेस जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और जब हाई टैक्स रेट होगा तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क में नहीं आएगा, लोकल इन्वेस्टर तो सोचेगा भी नहीं कि वो मजीद इन्वेस्टमेंट करे इस वक्त। और जिशान साहब, अब ये सिलसिला ये चलेगा कैसे? लेट सपोज हम 13-13.5 हज़ार अरब का टैक्स सालाना इकट्ठा कर भी लेते हैं, उसमें 8.5-9 हज़ार 9.5 हज़ार अरब सूबों को चले जाते हैं, बाकी कर्ज़ों की किस्तों में चले जाते हैं, फेडरल के पास आखिर में फिर कुछ नहीं रहता, अगला पूरा साल चलाने के लिए नए कर्ज लिए जाते हैं। तो ये ना हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा, हम रेट बढ़ाकर उस रेवेन्यू को तो जनरेट किए जा रहे हैं, लेकिन ये कब तक हम ये टैक्स पेयर्स की कमर को तोड़ते रहेंगे? कमर टूट चुकी जनाब, तोड़ नहीं रहे हैं, टूट चुकी है कमर उनकी। अब तो जो है बस वो घसीटे जा रहे हैं उनको, कि आप जो घसीट के, जिसको कहते हैं ना गन्ने को आप आखिरी दिन तक पीसते रहते हैं, आखिरी मिनट तक, जब तक वो बिल्कुल उसका कचरा नहीं हो जाता तब तक पीसते रहते हैं। टैक्स पेयर्स की भी हालत इस वक्त हुई है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को अननेसेसरी स्पेंडिंग्स कम करनी पड़ेंगी। ये जो हमारे इतने बड़े बड़े इंटोराजेस जाते हैं 50-50 लोगों के मुल्क से बाहर गवर्नमेंट के, हमारे टैक्स पेयर्स के खर्चे पे, उन्हें रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। शुरुआत तो जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो कहती है कि जी हम ऑस्टेरिटी मेजर्स लेके आएंगे, हम खर्चे कम करेंगे, लेकिन खर्चों के तो अंबार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ रहा है, प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ रहा है, किस चीज़ का बढ़ रहा है जी? उनके गार्डन्स को संवारना है, उनका बजट बढ़ रहा है। यानी ये आम यहाँ पे आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हम इनके बजट्स बढ़ा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे भी हम जैसे टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने 78 साल में एक टैक्स रिटर्न फाइनल नहीं कर सके हम। हर साल टैक्स रिटर्न चेंज करते हैं, हर साल टैक्स रिटर्न में कोई ना कोई खराबी होती है, हर साल हम और आप इस टाइम पीरियड में जो है वो परेशान होते हैं। इस वक्त इस साल तो एफबीआर ने हद ही कर दी है। यानी आप ये देखिए, जो रिटर्न मार्च में नोटिफाई होना चाहिए था एज पर लॉ, वो 18 अगस्त को नोटिफाई हुआ है। लॉ में आप जब अभी अपने इब्तिदाई में कह रहे थे कि डेट बढ़ाइए, डेट नहीं बढ़ाई उन्होंने जनाब। हमारे पास एज पर लॉ 92 दिन होते हैं, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, ये 92 डेज बनते हैं। 18 अगस्त को रिटर्न नोटिफाई हुआ है, तो आपके पास कितने दिन बचे? अगस्त के महीने के 13 और सितंबर के महीने के 30, 43 दिन दिए हैं अगेंस्ट 92 डेज। और फिर ये कहते हैं कि हमने 15 दिन का डेट बढ़ा दिया। लोगों की बड़ी पुरजोर रिक्वेस्ट पे हक है हमारा कि हमें 90 दिन दिए जाएं। हक है हमारा कि रिटर्न हमें सही दिया जाए। रिटर्न में आज तक चेंजेस हो रही हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये बता सकता हूं कि हमारा फीड किया हुआ डेटा डिलीट हो रहा है। हमने रिटर्न में कुछ भरा डेटा, हमने उसको सेव किया, जब हमारे पास क्लाइंट के पास से अप्रूवल आया तो वो डेटा डिलीट हो चुका था। कुछ डेटा, ये भी नहीं कि पूरा डेटा डिलीट हो गया। अब हम ढूंढ रहे थे कि कौन सा डेटा डिलीट हुआ है। तो आज अगर मैं टैक्स रिटर्न जो फाइल कर रहा हूं, तो उसकी क्या गारंटी है कि जो मैंने बनाई थी वही सिस्टम में एफबीआर के पास जा रही है, या वो बदल नहीं गई है? ये तो बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। तो ये जो बात हो रही है कि डेट बढ़ाए 15 दिन की, 15 दिन तो बढ़ानी नहीं है अभी, तो इसे कम से कम उसूली, यानी मेरे पास 15 नवंबर तक की तो डेट एज पर लॉ मुझे गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न आपने 18 अगस्त को नोटिफाई किया। और अर्जुन साहब, आपकी इस कैलकुलेशन के मुताबिक तो फिर ये 30 नवंबर बनता है। अब ये 1.5 महीना या अभी इसको और बढ़ाएं कम से कम। हाँ, उसकी वजह देखिए, हम जो है ना, हम अपनी पूरी फोर्स लगा के काम करें। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हम लोग काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारी एफर्ट्स को तो कभी रियलाइज किया नहीं जाता। एफबीआर ने आज तक कभी ये रियलाइज किया कि जो टैक्स एडवाइजर्स हैं या जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, जो पूरे मुल्क में बैठकर इस वक्त रिटर्न्स भर रहे हैं, उनको कभी एफबीआर ने थैंक यू तक बोला हो? हमें तो थैंक यू कभी नहीं कहते, लेकिन पेनल्टीज और डिफॉल्ट सरचार्ज जरूर लगाते हैं, ऑडिट्स हमारे जरूर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी थिंकिंग करने की जरूरत है कि हम कहाँ पे गलत हैं इस वक्त। तो जिशान साहब, अगर ये दौरानिया भी एफबीआर अगर बढ़ा भी देता है, मजीद महीना 1.5 महीना मिल जाता है, तो इस वक्त एक कॉमन मैन का परसेप्शन क्या है? लोगों का रुझान इस वक्त बढ़ रहा है कि अपने रिटर्न्स फाइल करने के लिए, चूंकि 2-3 साल पहले तक हमने देखा बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी, इसका भी जो परसेंटेज है वो बहुत ही डाउन था। तो ये कोई अपवर्ड ट्रेंड इस वक्त आया है इस सिलसिले में? देखें, अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो पिछले साल तकरीबन 7.9 मिलियन रिटर्न्स फाइल हुए थे। ये मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा रिटर्न्स फाइल हुए हैं। अभी नियर फ्यूचर की, अगर आप नियर पास्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स फाइल हुए हैं। तो लोग, अवेयरनेस तो है। अभी कुछ दिन पहले एफबीआर ने कुछ SMS मैसेजेस चलाए थे कि आपके क्रेडिट कार्ड पे फलाने क्रेडिट कार्ड, आपके नाम के क्रेडिट कार्ड पे इतना खर्चा हो गया है। एक अच्छी मुहिम है, मैं इसको समझता हूँ कि ये पॉजिटिव चीज़ है। लोगों को पता चल रहा है कि उन्होंने कितना खर्चा किया हुआ है, और वो खर्चे से फिर वो अपने आप रिटर्न्स को रिवाइज करना चाहते हैं। इसी तरीके से एफबीआर ने एक और मैसेज चलाया कि आपकी बैंक अकाउंट में इतनी क्रेडिट्स हुई हैं। ये बहरहाल अगर देखा जाए पॉजिटिवली इसको, तो ये अच्छी चेंजेस है कि वो डेटा है जो एफबीआर के पास जमा है। लेकिन ये किसके पास मैसेजेस जा रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। क्या ये सिर्फ उन लोगों के पास मैसेजेस जा रहे हैं जो एफबीआर के सिस्टम में हैं, या ये हर एक के पास मैसेजेस जा रहे हैं? हमें तो सिर्फ अभी तक उन्हीं लोगों ने बताया कि जो एफबीआर के सिस्टम में है, मैं और आप जैसे लोग, हमारे पास ही ये मैसेजेस आ रहे हैं, और तो मुझे नहीं पता कि अगर किसी के पास जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ टैक्स पेयर्स को ही मारना है, क्या सिर्फ टैक्स पेयर्स को ही मजीद तंग करना है, या एक कंसर्न्ड एफर्ट करनी है कि पूरे पाकिस्तान में जिनके ऊपर लायबल है टू पे टैक्स, उन सबको सिस्टम में लेना है? लेकिन क्वेश्चन फिर अगेन ये है कि क्या 100 रुपए कमाने का 50 रुपए कोई टैक्स देगा? इतने हाई रेट पे कोई टैक्स नहीं देगा। हमें थिंकिंग करने की जरूरत है कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, उसको सुधारेंगे तो ना सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आएगी बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि फॉरेनर 50% टैक्स नहीं देगा आपके मुल्क में।
ठीक है। उस साहब एक आखिरी सवाल अगर ब्रीफली आप बता सकेंगे, जो नेट नहीं बढ़ पा रहा टैक्स पेयर्स का, ये इसकी क्या वजूहत हैं, कहाँ लैग कर रहा है FBR? सिस्टम्स मुश्किल हैं, लोगों की हौसला अफजाई नहीं कर पा रहा, बिहेवियर का इशू है, ये इशू है क्या दरअसल? आपने सारे इश्यूज बता दिए कि ये सारे इश्यूज मौजूद हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी मुझे सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मुझे 6 महीने लगते हैं कि मुझे सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। अच्छा। यार मैं आपके सिस्टम में आना चाह रहा हूँ, मैं आपके सिस्टम में आके टैक्स देना चाह रहा हूँ, आप मुझे रजिस्टर ही नहीं कर रहे। आप मुझे एक के बाद दूसरी डिटेलें मंगवाए जा रहे हैं और फिर भी रजिस्टर नहीं करें, तो ये हैरासमेंट है। जब तक आप इस टाइप की चीज़ों को नहीं दूर करेंगे, मैं आज आपके सिस्टम में आने से डरता हूँ कि यार मैं सिस्टम में आ गया ना तो फिर मैं मर गया, तो फिर मुझ पे ही सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो ये डर, खौफ, सिस्टम को ठीक करना, सिस्टम को आसान करना, टैक्स रेट्स को कम करना, जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इस वक्त टैक्स पेयर्स का FBR के ऊपर 0 कॉन्फिडेंस है। जब तक इस कॉन्फिडेंस को आप बहाल नहीं करेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। 8-8, 10-10 सालों से रिफंड नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल है जी। हमारा ओवरचार्ज इस वक्त रिटर्न क्या कर रहा है कि अगर आपका 10 रुपए टैक्स कटना था और गलती से किसी ने 15 रुपए या 12 रुपए टैक्स काट लिया, तो FBR का सिस्टम जो इस वक्त है वो ये कहता है नहीं, 12 रुपए ही आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? 10 रुपए लायबिलिटी थी, गलती से 12 रुपए किसी ने काट लिया, तो आप 2 रुपए नहीं देंगे मुझे वापस? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का टैक्स लॉ है? ये तो टैक्स लॉ में है ही नहीं आज। और ये इस वक्त FBR का रिटर्न कर रहा है, तो गलतियां तो FBR के रिटर्न में इस वक्त इतनी ज्यादा हैं कि अगर हम बैठे, कोई FBR से आए ना हमें कन्विंस करे, मैं ओपनली कहता हूं कि आइए जी मुझे बताइए कि ये लॉ है और ये। जिशान साहब दावत दी थी ना आज नवीद साहब को, जो FBR के तर्जुमान है, वो आपके साथ उनको दावत दी थी, उन्होंने कहा कि हम तो टीवी पे आके बात ही नहीं करना चाहते। अब देख लीजिए, ये क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलतियां हैं, और मैसेजेस क्या चलाते हैं वो लोग कि सब अच्छा चल रहा है, FBR सीमलेस चल रहा है। सीम नहीं, FBR लेस में चल रहा है इस वक्त, सीमलेस नहीं है। इस वक्त हमें परेशानियां हैं। कोई हमसे आके हमारी दर्द को पूछे, हमारी जो इस वक्त क्रिटिकल पोजीशन है, लोगों को बाकायदा स्ट्रेस में है हम लोग इस वक्त। हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट्स परेशान है। FBR आए ना हमसे, हमने लिखा है FBR को, कराची टैक्स बार ने लिखा है कि जी हमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंस दें जहां पे हम आपको रिटर्न में मसाइल बताएं। वो नहीं सुनने के लिए तैयार है, वो आना नहीं चाह रहे हैं। वो तो आपके पास सिस्टम, आपके चैनल पे क्या, वो तो इन पर्सन टैक्स पेयर्स को मिलना नहीं चाह रहे, तो वो उनकी दर्द रसी कैसे करेंगे, उनके दर्द को दूर। सिस्टम में इतने सुखों में कि मैं नहीं समझता, इस वक्त हम सब इलीगल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जितने लोगों ने भी फाइल किया वो इलीगल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि जो नोटिफाइड रिटर्न है वो इस वक्त सिस्टम पे नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम पे है, वो नोटिफाइड नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान मर्चेंट साहब टैक्स मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।